डियर स्टूडेंट, इसके पार्ट टू में हम जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली सुल्तान जो हैं उन्होंने किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन अपने यहाँ पर डेवलप किया और किस तरह से और दिल्ली सल्तनत के अंडर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाया। सबसे पहले द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। आप सब जानते हैं जब हमारे पास एक बहुत बड़ा सल्तनत या कोई भी राज्य होता है तो उसके लिए एक भरोसेमंद शासकों और प्रशासकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर्स हैं, स्पेशली जिसमें इल्तुतमिश है, दे अडॉप्टेड द डिफरेंट पॉलिसीज rather than appointing their own relatives to the important post. They appointed the special slaves purchased for military services. खास तरह के दासों का उन्होंने उनको खरीदा और उनको मिलिट्री सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया और उसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जिसको बोलते हैं बंदागान इन पर्शियन लैंग्वेज। And they were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. And these slaves were totally dependent upon their masters. So that's why the sultan is able to rely upon them. फिर उसके बाद जो इल्तुतमिश के बाद जो रूलर्स बने वो खलजी एंड तुगलक्स। दे ऑल्सो कंटिन्यू टू यूज द बंदागान एंड दे ऑल्सो बिकॉज these peoples were dependent on their rulers, so that's why they were appointed as generals and governors, and they also introduced an element of the political instability. These slaves and clients, अब clients का मतलब क्या हुआ? A client is someone who is under the protection of another, a dependent on, hanger on. इसका मतलब है कि क्लाइंट जो है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के संरक्षण में काम करता है और उसी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होता है। तो दीज स्लेव्स एंड मास्टर्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स, मतलब वो अपने सुल्तान के प्रति पूरे वफादार थे, उनके संरक्षण में थे, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था। दे डू नॉट हैव देयर हेयर्स, दैट्स व्हाई द न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट। इसीलिए जब कभी भी रिजल्ट ऑफ एक्सेशंस हुआ तो मोनार्क ऑफन सा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी, and these patterns of the humble people by Delhi Sultan also shocked many elites and the authors of Persian Tariq by criticizing the Delhi Sultan for appointing the low and base born to the high offices. कई बार जो नॉबल्स हैं उन्होंने दिल्ली सुल्तान शासकों की इसलिए भी आलोचना की क्योंकि उन्होंने उस समय की इम्पॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी उस पर इन गुलामों को और इन क्लाइंट्स को ऊंचे पदों पर बिठाया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम था वो दिल्ली सुल्तानों ने इन स्लेव्स के सहारे अपने सिस्टम को बहुत अधिक मजबूत बनाने की कोशिश की। फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि दोज गवर्नर्स हु वर अपॉइंटेड बाय देम, उनको किस तरह की सैलरीज और किस तरह का वेतन दिया जाता था, कौन से सिस्टम से दिया जाता था। तो उसके लिए जितने भी मिलिट्री कमांडर्स एंड द गवर्नर्स वर अपॉइंटेड दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ साइजेस ऑफ देयर टेरिटरीज। उनकी टेरिटरी के जो साइजेस हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते थे। एंड दीज लैंड्स, मतलब दीज टेरिटरीज वर कॉल्ड इक्ता। उन ज़मीनों को या उस अक्षेत्र को जो गवर्नर्स को दिए गए उनको इक्ता कहा गया। एंड देयर होल्डर्स वर कॉल्ड एज इक्तेदार, और उनको इक्तेदार या मुक्ति कहा गया। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट वर द ड्यूटीज़ ऑफ द मुक्तिस। अब मुक्ति की ड्यूटी क्या थी, इक्तेदार की ड्यूटी क्या थी। सबसे पहली ड्यूटी ये थी, द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वाज टू लेड द मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास, कि इन इक्तदारों को, इन मुक्तीज़ को सैन्य अभियान करने होते थे, अपने राज्य में कानून और व्यवस्थाओं को बनाए रखना होता था। इसके बदले में इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज, वो राजाओं को, जो सुल्तानों को अपनी मिलिट्री सर्विसेज दे रहे हैं,
उसके बदले में द मुक्ति कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट एंड सैलरी। इन इक्तेदारों को हक था कि उस इक्ता में, उस ज़मीन में जो सुल्तान ने उनको दी है, वहाँ से वो रेवेन्यू को इकट्ठा करें और वही उनकी एक सैलरी के भी समझी जाती थी। एंड इसी सैलरी में से, इसी रेवेन्यू में से दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज। वो अपने सैनिकों को भी इस इक्ता से इकट्ठा किए गए धन में से सैलरी उनको देते थे। And अब now question comes that how Sultan controlled over the Muktis. Control over the Mukti was most effective in their offices, was not inheritable. उसका सबसे बड़ा सिंपल तरीका ये था कि ये जो इक्तेदारी सिस्टम था वो वंशानुगत नहीं था। कि इसका मतलब ये है किसी भी इक्तेदार से उसके इक्तेदारी को छीना जा सकता था। एंड दे वर असाइंड इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। हो सकता है कि वो उन्हें कुछ समय के लिए दिए जाए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, और हो सकता है कि एक इक्तेदार को दूसरे इक्तेदारी में शिफ्ट कर दिया जाता था, ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। एंड नेक्स्ट वन ऑल्सो, दीज हैरिश कंडीशंस ऑफ सर्विसेज were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq। सेवाओं की या इक्तेदारियों के ऊपर ये इस तरह की जो शर्तें हैं वो बहुत ही मजबूती से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इक्तेदारों पे लगाई गई, ताकि ये इक्तेदार उसका 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 विरोध ना कर सके और उसके खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ विद्रोह ना कर सके। इसके अलावा द अकाउंटेंट्स वर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द स्टेट्स टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। अकाउंटेंट्स का मतलब है कि जो लेखा परीक्षक होते हैं, जो हिसाब किताब करते हैं रेवेन्यू का, कितना रेवेन्यू आया, कितना रेवेन्यू गया, उसके बारे में वो सभी का सभी चेक करते थे अकाउंटेंट्स के द्वारा। और वो अकाउंटेंट्स सुल्तान के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। एक तरह से वो ऑडिट करते थे मुक्ति के यहाँ जाकर कि उसने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, ताकि कोई हेरा फेरी ना हो सके। इसके साथ ये भी था कि केयर वॉज टेकन दैट मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट एंड दैट ही कैप्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। और सुल्तान और उसके ऑफिशियल इस बात का भी ध्यान रखते थे कि मुक्ति सिर्फ प्रजा से वैसा ही टैक्स कलेक्ट करे जो स्टेट ने निर्धारित किया है, जो सुल्तान ने फिक्स किया है, और सेनाओं की भी संख्या निश्चित उसके पास रहे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस सिस्टम में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। एट द टाइम अंडर द अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना खिलजी डायनेस्टी से, एट द टाइम उसने लगभग पूरी ज़मीन का असेसमेंट किया। असेसमेंट मतलब उसका कितनी ज़मीन है ये पता करवाया, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, और जो लैंड रेवेन्यू कंट्रोल है उसने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। इसके अलावा द राइट्स ऑफ द लोकल चीफ्टेंस टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड। उस समय में ये भी होता था कि जो लोकल चीफ होते थे किसी एरिया के, वो नया टैक्स लगा सकते थे, लेकिन ये राइट अब अलाउद्दीन खिलजी के समय में कैंसिल कर दिए गए। एंड दे वर ऑल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। एंड उन सभी लोगों को भी मजबूर किया गया कि वो सरकार को, ये सुल्तान को, दिल्ली सल्तनत को समय समय पर टैक्स पे करें। एट द सेम टाइम द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड कैप्ट केयरफुल अकाउंट्स। और सुल्तान के जितने भी प्रशासक थे उन्होंने ज़मीनों की पैमाइश की, उनका मेजरमेंट किया और उनका रिकॉर्ड्स रखे। एंड सम ऑफ द ऑल चिफ्टन एंड लैंडलॉर्ड सर्व द सुल्तान एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड असेसर्स। और राजाओं के द्वारा, सुल्तान के द्वारा कुछ पुराने जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको एक तरह से रेवेन्यू कलेक्टर्स और असेसर्स के तौर पर नौकरियां दी गई, और लगभग 3 तरह के टैक्सेस वहाँ पर इकट्ठे किए जाते थे। फर्स्ट वन ऑन द कल्टीवेशन, दैट इज कॉल्ड खराज, दैट मेट बी अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस। 3 तरह के टैक्स लगाए गए। पहला टैक्स था खराज। खराज जो है वो कल्टीवेशन मतलब जो खेती योग्य ज़मीन है उस पर लगाया जाता था, वो फसल के उत्पादन का 50% तक हो सकता था। दूसरा टैक्स ऑन कैटल, पशुओं पर होता था। और तीसरा टैक्स हाउसेस, वो घरों पर होता है। आजकल भी हम इस तरह के टैक्सेस देते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, हाउस टैक्सेस हैं, सीवेज टैक्सेस हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, वाटर चार्जेस हैं। तो आज भी हम इस तरह के टैक्सेस देते हैं। पुराने ज़माने में इस तरह के टैक्स लिए जाते थे। It is also important to remember that large part of the subcontinent remain
आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये भी सही है कि उस समय में बहुत सारा पार्ट जो दिल्ली सुल्तानत के कंट्रोल से बाहर था, एंड इट वाज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली, एंड सून आफ्टर अनेक्सिंग द सदर्न इंडिया एंड द एंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट। इतने बड़े राज्य को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल था। फॉर एग्जांपल दिल्ली, बंगाल है, सदर्न इंडिया का बहुत सारा हिस्सा है। तो धीरे धीरे ये राज्य भी इंडिपेंडेंट होते चले गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि दिल्ली सल्तनत ने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, स्पेशली जो हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल फ्रंटियर में हमने जिक्र किया कि उस समय में द मंगोल used to attack, yeah, they have control over the most of the Asian part and some of the European part also. अब ये मंगोल कौन है? एक्चुअल में द मंगोल वाज अ ट्राइब फ्रॉम द मंगोलियन कंट्री। आज का जो मंगोलिया देश है वहाँ से आने वाला ट्राइब था। और दीज ट्राइब्स बिकम, इन ट्राइब्स का जो शक्तिशाली कबीला था वो मंगोल था, और उसमें चंगेज़ खान was one of the most important rulers of the Mongolian tribes। जब वो रूलर बन गए तो उन्होंने लगभग हर देश को जीतने की कोशिश की। तो द दिल्ली वाज ऑल्सो अंडर द थ्रेट ऑफ अटैक बाय द मंगोल्स। जो भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, जिसे हम आजकल पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया कहते हैं, इस रास्ते से भारत पर उस समय में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण होने के चांसेस थे। तो अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू कंट्रोल द एक्सटर्नल फ्रंटेज। इसमें हम देखेंगे वो स्टेप्स क्या थे। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी मेड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू प्रोटेक्ट दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द मंगोल्स अटैक, and the same kind of steps was also taken by the Muhammad bin Tughlaq. He also raised a long-standing army to protect Delhi Sultanate from the Mongol army. Second point में Alauddin constructed a new garrison town named Siri Fort, Siri और for his soldiers। उन्होंने एक सिरी नाम का एक नया फोर्ट बनाया अपने सैनिकों के लिए। इसी तरह से हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक also constructed a garrison town, and that is one of the oldest of the four cities, that is Delhi Ekuna, for its resident, emperor for its resident, and the soldiers garrisoned there। वहाँ पर सैनिकों को बसाया गया, और जो रेजिडेंट थे दे वर सेंट टू द ऑल न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन साउथ। सेकेंड, साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने सोल्जर्स को ठीक से सैलरी देने के लिए ही इंक्रीजेज द टैक्सेस, एंड दिस टैक्सेस हैज़ बीन रेज अप टू द 50%। वो टैक्सेस लगभग 50% तक उनको बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं द प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया, उस कुछ एरिया से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कुछ एडिशनल टैक्सेस लगाए किसानों पर, ताकि सैनिकों को ठीक ठाक से सैलरी दी जा सके। एंड अलाउद्दीन खिलजी जो पांचवा स्टेप लिया वो ये था कि द सोल्जर हैड टू बी पेड इन कैश, कि उनको कैश में सैलरी दी गई। जैसे कि पहले उनको इक्तेदारी के सिस्टम के तहत उनको ज़मीनें दी जा रही थी और वो इक्तेदारों पर डिपेंडेंट थे, तो मोहम्मद इसलिए उनको फिर कैश दिया जाने लगा। इसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स इन कैश सैलरीज। इस तरह से उनको एक करेंसी के रूप में, जिस तरह से एक आज प्रेजेंट डे पेपर करेंसी है, उसी तरह के उनको एक टोकन करेंसीज आप कह सकते हैं, कॉइन्स में उनको सैलरी पे किया गया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि महंगाई को भी कंट्रोल करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा अलाउद्दीन ऑल्सो टेकन सम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू कंट्रोल द प्राइजेस ऑफ द market. He ensured the proper supply of goods in the market and their rate were also fixed. अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को, आम लोगों को चीज़ें सस्ती दर पर मिले, उनका एक उचित मूल्य मिले, इसके लिए उन्होंने बाज़ार में सप्लाई का, चीज़ों की सप्लाई को इंश्योर किया और उनकी कीमतें भी तय कर दी। इसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन मेजर लिए, लेकिन उनके कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो फेल हो गए। लेकिन फिर भी उनका जो एक इम्पॉर्टेंट मेजर ये भी था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेमाइन ही ऑल्सो ट्राई टू रेज द टैक्सेस बाय इम्पोजिंग अ टैक्सेस ऑन द पीपल्स हु लिविंग इन अ गंगा एंड यमुना दोआब। एंड
though this scheme was failed and people made a rebel against the Muhammad bin Tughlaq also. हालांकि उन्होंने भी कुछ टैक्सेस लेने उठाने की कोशिश की, लेकिन उनका वो जो स्कीम था वो फेल हो गया. इसके बाद हम नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं, वो है लास्ट टॉपिक में हम जो जानने की कोशिश करेंगे वो है दिल्ली सल्तनत एंड द 16th सेंचुरी. जब 1526 के आसपास दिल्ली सल्तनत में किस तरह के परिवर्तन आए. सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि लास्ट की जो डायनेस्टी है दैट वाज सैयद एंड लोधी डायनेस्टी विच रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526. और उस समय में जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टैब्लिश्ड फ्लरिश एंड स्टेट्स एंड प्रॉस्पर्स कैपिटल. एंड in this period the Rajput and Afghans also becoming independent rulers, and they also become a new kind of a rulers at their time. And after 1526 it was the Mughal ruler में हम कह सकते हैं बाबर attacked on India and control over Delhi. And Humayun, after the death of Babur, Humayun became the emperor of Delhi, but he was defeated by a powerful and extremely well administrator, that is Sher Shah Sur, that is in 1540 and 1545. शेर शाह सूर के बारे में कहा जाता है कि he started his career as a manager of a small territory for his uncle in Bihar, and later on he challenged and defeated the Mughal emperor Humayun. बाद में उसने हुमायूं को भी हरा दिया. एंड हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 तक शासन किया, लगभग 10 वर्षों तक. 1540 से लेकर 1545 तक शेर शाह सूर ने राज किया, और उसके जितने भी सक्सेसर थे उन्होंने उसका राज किया. और शेर शाह सूर कैप्चर दिल्ली इन 1540 एंड एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी दैट इज कॉल्ड सूरी डायनेस्टी, दैट इज ओनली फॉर 15 years, दैट इज 1540 to 1555. And Sher Shah Sur introduced some of the important administrative measures which were later on followed by the Emperor Akbar. And Emperor Akbar became in 1556 until then 1605, and he consolidated the Mughal Empire by following the some elements of administration of Sher Shah Sur. So that is our chapter today, and try to understand it, and try to complete your homework NCERT textbook exercise that I will provide in a PDF form. Thank you.